अस्सलाम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये हमारा आखिरी लेक्चर है चैप्टर नंबर 8 बायो एनर्जेटिक्स का। ठीक है, इसमें हम एक्सरसाइज देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस और उसके बाद बच्चे लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ हम जाएंगे। तो सबसे पहला बच्चा जो एमसीक्यूज है वो है व्हेन वी गेट एनर्जी फ्रॉम एटीपी। अब आपने स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, स्टेटमेंट अगर आपने अच्छे तरीके से ना पढ़ी तो आपका एमसीक्यूज रॉन्ग हो सकता है। उसने कहा जब हम एटीपी से एनर्जी हासिल करते हैं विच बॉन्ड्स आर ब्रोकन, कौन से बांड तोड़े जाते हैं। उसने बात एटीपी की है। ठीक है ना, तो जब एटीपी टूटता है तो उसके जो पीपी बॉन्ड होते हैं बच्चे वो टूटते हैं, यानी कि जो फास्फेट फास्फेट का बॉन्ड आपस में बना होता है, ठीक है, वो हाई एनर्जी बॉन्ड है। ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो एटीपी के टूटने से जब हम एटीपी से तवानाई लेते हैं तो इसके कौन से पीपी बॉन्ड टूटते हैं। अगर बच्चे यहाँ पर उसने लिखा होता कि जब हम ग्लूकोज से लेते हैं एनर्जी तो कौन से बांड टूटते हैं। देखें बच्चे, ग्लूकोज में C6H12O6 उसका फार्मूला है, तो उसके कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने थे। ठीक है, तो एनर्जी अल्टीमेटली एटीपी की सूरत में मिलनी है, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट का चक्कर है सारा बच्चे। अगर एटीपी यहाँ पे लिखा हो तो पीपी बांड टूटने, अगर यहाँ पे ग्लूकोज लिखा होगा तो कार्बन हाइड्रोजन के बांड टूटने हैं। दूसरा एमसीक्यू, लाइट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन। फोटोसिंथेसिस के जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ होते हैं। तो जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स होती हैं क्लोरोप्लास्ट की वहां होते हैं। ठीक है ना, एक लाइट रिएक्शन होते हैं, आपको पता है कि एक डार्क रिएक्शन होते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड है वहां पे लाइट रिएक्शन होते हैं, और जो स्ट्रोमा है वहां पे क्या होते हैं, डार्क रिएक्शन होते हैं। तो ये दो एमसीक्यूज हैं, आपको आने चाहिए दोनों के जवाब। विच टाइप ऑफ क्लोरोफिल इज मोस्ट कॉमन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कौन सी क्लोरोफिल, आपको पता है कि इनको पिगमेंट्स भी बोलते हैं, तो ये मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल ए। बाकी सारे क्लोरोफिल क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी और दूसरे जो भी सारे होंगे कैरोटीनाइड्स वगैरह वो एसेसरी पिगमेंट्स होंगे। तो कौन सा क्लोरोफिल सबसे आम है, क्लोरोफिल ए। ठीक है, आगे विच वेवलेंथ ऑफ लाइट आर एब्जॉर्ब टू मैक्सिमम बाय क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल है वो कौन सी जो एनर्जी है, किस वेवलेंथ की जो लाइट है उसको मैक्सिमम अब्जॉर्ब करता है। अब्जॉर्ब मतलब जज़ब करता है मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो जो ब्लू एंड रेड है, रेड एंड ब्लू है बच्चे, उसको जो है वो सबसे ज्यादा क्लोरोफिल क्या करता है, इस वेवलेंथ को, सुर्ख और नीली जो रोशनी है उसको सबसे ज्यादा जज़ब करता है। बाद एमसीक्यू नंबर 5 है व्हेन यीस्ट फर्मेंट्स ग्लूकोज द प्रोडक्ट्स आर। तो आपको पता है कि जब यीस्ट है इसकी फर्मेंटेशन से कौन सी प्रोडक्ट बनती हैं, तो अल्कोहल बनती है। ठीक है, अल्कोहल का पढ़ा था आपने, और कार्बन डाइऑक्साइड का पढ़ा था। तो जो पांचवा है उसका जवाब है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। यीस्ट जब ग्लूकोज की फर्मेंट, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में से है। उसके बाद है छठा, वेयर डू द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर। ठीक है, आगे उसने आपसे लाइट रिएक्शन के बारे में पूछा है फोटोसिंथेसिस के, तो वो थाइलाकॉइड में होते हैं, और ये कहाँ फिर होंगे, ये स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी कि ये क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा होता है वहां पे होते हैं। ठीक है, तो ये डार्क रिएक्शन के मकाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा। ये दो एमसीक्यूज आप याद कीजिएगा। Which molecule donate electrons in the light dependent reaction of photosynthesis? तो फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन होता है, एक लाइट रिएक्शन होता है, एक डार्क रिएक्शन होता है, आपको पता है इस बात का। तो उसने कहा है कि कौन सा जो मॉलिक्यूल है इन चारों में से वो इलेक्ट्रॉन देता है। देखें मुझे, जब लाइट पड़ती है क्लोरोफिल पर वहां पे वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है, ये अपने हाइड्रोजन और जो इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट कर देता है। ठीक है ना, तो ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं। ठीक है, और एनर्जी पैदा करते हैं। तो वाटर वाटर डोनेट करता है। ठीक है, तो सातवें का क्या हो जाएगा, पानी। अ, पानी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। उसके बाद है आठवां, विच प्रोसेस इन एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस द मोस्ट एटीपी। एरोबिक रेस्पिरेशन में बच्चे आपको पता है कि वो आते हैं ग्लाइकोलिसिस के बाद आते हैं क्रेब्स साइकिल आता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आते हैं। ग्लाइकोलिसिस के लिए तो आपको पता है कि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। तो उसने कहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन सा जो प्रोसेस है वो ज्यादा एटीपी पैदा करता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में है वो सारी एनर्जी है, आप यही समझ लें कि जो एनर्जी रिच मालिक्यूल्स होते हैं FADH2 और NADH, इनसे एनर्जी को निचोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये सारा काम होता है। तो इसका ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है जी नौवां,
How many ATP molecules are the net profit from one glucose molecule during anaerobic respiration? तो anaerobic respiration में जो नेट प्रॉफिट है, जो टोटल आमदन है एक ग्लूकोज मालिक्यूल की, यानी कि उससे कितने एटीपी निकलेंगे एक ग्लूकोज मालिक्यूल से, तो बच्चे वो 2 मालिक्यूल निकलते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम कहते हैं कि इसमें जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन है वो नहीं हो सकती, इसमें सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, ठीक है। तो इसलिए इससे एनर्जी भी बहुत कम मिलती है, ठीक है। तो एटीपी मालिक्यूल्स कितने नेट मिलेंगे हमें, जो टोटल प्रॉफिट मिलेगी ये ग्लूकोज का मालिक्यूल तोड़ने से, वो सिर्फ 2 ही मिल पाएंगे, ठीक है। तो ये 9वें का क्या हो जाएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज मालिक्यूल से कितने एटीपी बतौर खालस मुनाफा हासिल होते हैं, 2 होते हैं। उसके बाद है बच्चे 10वां, व्हाट इज द कॉमन बाई प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन को आपको पता है कि फर्मेंटेशन भी कहते हैं आप। तो उसने यही पूछा कि व्हाट इज द कॉमन बाई प्रोडक्ट, यानी कि एक बाई प्रोडक्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन की एनिमल सेल में कौन सी है। तो एनिमल सेल में आपको पता है कि जो मसल्स वगैरह हैं, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो जब ये फर्मेंटेशन करते हैं तो वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करते हैं, तो जो बनती है प्रोडक्ट वो क्या है, लैक्टिक एसिड है, ठीक है ना। जो कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो फिर बाकी एनर्जी की डिमांड है ये लैक्टिक एसिड पूरी करेगा, ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो एनिमल सेल में होगी ना, उसकी जो बाई प्रोडक्ट होगी वो लैक्टिक एसिड होगी बच्चे, ठीक है। ये बात एनिमल सेल की है, ये आपने याद रखनी है। तो 10वें का क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। क्या थे बच्चे आपके एमसीक्यूज। आगे हम शॉर्ट्स देखते हैं बच्चे। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, यानी कि उसने पूछा है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की क्या अहमियत है, इस पे आपने मुख्तसर नोट लिखना है। यहाँ पे बच्चे पेज नंबर 119 पे अब आप आएंगे, उर्दू इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, उर्दू मीडियम का बताता हूँ। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में यहाँ उनकी अहमियत लिखी गई है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। उसने कहा है कि ये फंडामेंटल टू मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाता है मुख्तलिफ मालिक्यूल के दरमियान। ऑक्सीडेशन मालिक्यूल लूजेज इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इट गेन इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन फ्लो इज एसेंशियल फॉर जनरेटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। तो ये आपने लिखना है इसका जवाब, ठीक है। तो ये एटीपी का प्रोसेस होता है लाइक सेलुलर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ तक बच्चे आपने इसका जवाब लिखना है। तो ये उर्दू मीडियम वाले बच्चे ये लिखेंगे कि मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पे ये यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ तक ही लिखेंगे, ठीक है बच्चे, यहाँ तक आप इसका जवाब लिखेंगे। तो ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चे, व्हाट डू एटीपी एंड एडीपी मीन, एटीपी और एडीपी का क्या मतलब है, ये इसका एक पार्ट है। व्हाट आर द रोल्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेलुलर मेटाबॉलिज्म में इनका क्या किरदार है, यानी कि एटीपी और एडीपी का मतलब बताना है, एक पार्ट है इसका। और सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए एटीपी और एडीपी का क्या किरदार है ये आपने बताना है, ठीक है। तो पेज नंबर 120 पे आप पाएंगे। तो एटीपी और एडीपी का क्या मतलब है, देखें बच्चे, ये इनका जो मतलब है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो सॉरी, अच्छा यहाँ पे ये जो 2 लिखे हुए हैं ये इनका मतलब है। तो एटीपी का आपने लिख देना है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी आपने लिखना है एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी लिखना है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि इसमें 2 बांड होंगे, 2 फास्फेट होंगे तो एडीपी होगा, 3 होंगे तो एटीपी होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये एक पार्ट इसका कंप्लीट होगा। इस तरह ये उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ इस तरह लिखेंगे, ये वाला एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी है और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है, ये एटीपी है, ठीक है। तो पेज नंबर 137 है ये उर्दू मीडियम वालों का। दूसरा जो पार्ट है उसने पूछा है कि मेटाबॉलिज्म में इसका क्या किरदार है। तो बच्चे आपको पता है कि इसका एनर्जी में किरदार है, ठीक है। इनसे एनर्जी बनती है, ये खुराक की ऑक्सीडेशन करवाते हैं फूड की, ठीक है। तो यहां से आपने इसका जवाब का दूसरा हिस्सा लिखना है कि सेल गेट एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, दे स्टोर दिस एनर्जी बाय कंबाइनिंग एडीपी विद फास्फेट टू फॉर्म एटीपी, ठीक है। तो जब सेल को एनर्जी स्टोर करनी होती है तो वो एडीपी के साथ मिलाते हैं
फास्फेट को और एटीपी बना लेते हैं, यानी कि एडेनोसिन डाइफास्फेट के साथ एक और फास्फेट मिलाएंगे तो वो ट्राईफास्फेट बन जाएगा। सो वी कैन समराइज दैट एटीपी इज द मेड ड्यूरिंग एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस एंड ब्रोकन ड्यूरिंग एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिक इन दिस वे एटीपी ट्रांसफर एनर्जी बिटवीन मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो ये आप एटीपी और एडीपी के दरमियान इसका जो है आप लिख देंगे इनका रोल, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपने इसका दूसरा पार्ट लिखना है कि खुराक की, ये उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे 138 पे इसका आंसर है, ठीक है। तो ये आपने इनकी अहमियत लिखनी है एटीपी और एडीपी की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट क्वेश्चन बच्चे, राइट डाउन दी वर्ड इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो लफ्जी मसावात है वो आपने लिखनी है। अच्छा, यहाँ पे पेज 121 पे 121 पे आएंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, तो यहाँ पे ये मसावात लिखी हुई है, ठीक है। तो ये मैंने जब पढ़ाया तो बताया था, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आती है, ठीक है। तो पौधे क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान के कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं जो हमने अपने सांस के लिए खारिज की होती है, पानी लेते हैं जड़ों से, एनर्जी आकर टकराती है और क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या बनाते हैं, अपनी खुराक यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं, और साथ ऑक्सीजन को बाई प्रोडक्ट के तौर पर खारिज करते हैं, और साथ पानी के मालिक्यूल भी बनते हैं। तो ये बच्चे क्या है, फोटोसिंथेसिस की टोटल मसावात है, ये आपने लिखनी। इसी तरह ये उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की मसावात मौजूद है, तो आपने यहाँ पे इसको लिख लेना है, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक ही है बच्चे, ये वहां से आपने लिखनी है, सिर्फ इतना लिखना है आपने, आपके 2 नंबर हो जाएंगे। हाँ, अगर फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पूछी हो तो फिर वो भी आपने लिखनी है, ठीक है बच्चे। वो अलहदा से पूछता है इतना, मतलब कि ये अगर आया तो फिर अकेला यही आएगा, ठीक है, और डेफिनेशन आई तो वो अलग आएगी। तो अगर वो पूछेगा तो फिर आप बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे, व्हाई इज क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल अहम क्यों है। आपको पता है कि क्लोरोफिल क्या है, ये पिगमेंट्स हैं, ठीक है ना, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। तो इनके बारे में हम देखते हैं बच्चे। जब आप यहाँ आएंगे रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस में, ये वाले टॉपिक में, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट्स, ठीक है। तो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के पास क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं, यहाँ पे लिखना है। तो फिर उसके बाद आपने अगला हिस्सा लिखना है, पिगमेंट अब्सॉर्ब सनलाइट एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि ये सोलर प्लेट का ही काम करते हैं कि ये जो सूरज की रोशनी है उसको जज़ब करेंगे और उसको केमिकल एनर्जी में यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो व्हेन अ पिगमेंट एब्जॉर्ब्स लाइट, जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, रिएक्शन अकर इन इट एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड, ठीक है। These higher energy electron pass through electron transport chain and their energy is used for the formation of ATP and reducing NADP to NADPH। तो यहाँ तक आप इनके बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो मेन चीज आप एक ये लाइन ऐड करेंगे और ये लाइन ऐड करेंगे, और उसके बाद क्या है बच्चे, आप एक दो लाइनें इनमें से इनका खुलासा आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपने इतना लिखना है। तो ये उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, 141 पेज नंबर है, फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप लिखेंगे ये सूरज की रोशनी को जज़ब करते हैं और उसे केमिकल एनर्जी में तब्दील कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक पिगमेंट रोशनी जज़ब करता है तो इसमें रिएक्शन होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और ये ज़्यादा तवानाई वाले इलेक्ट्रॉन क्या हैं, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं तो इनमें से जो तवानाई निकलती है जिसे एटीपी और एनएडीपी की रिडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ इज ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन कैसे पैदा होती है, ठीक है। तो हाल के मैं आपको 2 जवाब बताता हूँ, जो आपको इजी लगे आप वो लिख दीजिएगा, ठीक है ना। एक तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन आ जाएगी ना इसमें, ठीक है ना। एक तो जवाब ये हो जाएगा, पेज नंबर 121 है इंग्लिश मीडियम का, कि फोटोसिंथेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विद ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। तो इसका इतना एक तो जवाब इतना हो जाएगा कि जब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मौजूदगी में सूरज की रोशनी की मदद से अपनी खुराक तैयार करते हैं तो ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के तौर पर बनती है, ठीक है ना। तो मिसाल के तौर पर ये
आप इतना लिख सकते हैं, ये उर्दू मीडियम वाले बच्चे इतना लिख देंगे कि सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड पानी से ग्लूकोज की तैयारी के अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और इस अमल में ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर बनती है। तो यही तो उसने पूछा है कि ऑक्सीजन किस तरह बनती है। दूसरा जवाब आप इसका बच्चे यहाँ पे जो लाइट रिएक्शन दिया गया है इसमें भी इसका जवाब दिया गया है, ठीक है ना, कैसे बनती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन क्लोरोफिल अब्जॉर्ब लाइट, ठीक है। तो जब ये क्लोरोफिल लाइट अब्जॉर्ब करता है तो इसके जो इसके दो इलेक्ट्रॉन है ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, ठीक है ना। दरअसल ये पानी के टूटने से होते हैं। दीज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम क्लोरोफिल, तो ये क्लोरोफिल से निकल जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने समझाया था कि यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल इस तरह ये टूटेगा, तो वाटर का मॉलिक्यूल है बच्चे ये अपने हाइड्रोजन और जो इलेक्ट्रॉन है इसमें से वो निकाल देगा, और जो ऑक्सीजन है वो भी बन जाएगी, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन है ये निकल जाएंगे और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू होंगे। ऑक्सीजन किस तरह बननी है, तो एक तो आप इतना इतना लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लिख देंगे ये वाला जो तीसरे स्टेप पे लिखा हुआ है, लाइट आल्सो ब्रेक वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन बनती है। तो लाइट रिएक्शन में बच्चे यहाँ पे जब क्लोरोफिल रोशनी ज्यादा करता है तो इसके दो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, और ये ज्यादा तवानाई वाले इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से निकलते हैं, और रोशनी क्या करती है, जब पानी के मॉलिक्यूल को भी तोड़ती है तो ऑक्सीजन खारिज होती है, ठीक है। तो जो मैंने पहले डेफिनेशन बताई है आप वो भी लिख सकते हैं, वो भी सूटेबल है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, कौन से जो ऑर्गेनिज्म में फोटोसिंथेसिस करते हैं, कैरी आउट करते हैं, उसको करते हैं, एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है विच सेल ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, और कौन सी जो सेल ऑर्गेनेली है वो रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार है जज़ब करने के लिए लाइट को फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो ये इसके दो पार्ट हैं कि एक तो कौन से जानदार फोटोसिंथेसिस करेंगे, दूसरा फोटोसिंथेसिस के लिए रोशनी जज़ब करने के लिए कौन सा सेल का ऑर्गेनेली जिम्मेदार है, ठीक है। बच्चे आप यहाँ पे फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक पे आएंगे, 121 121 है इंग्लिश मीडियम वालों का। तो कौन से जानदार जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो आपको पता है कि ऑटोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे। जो ऑटोट्रॉफिक कौन से हैं, जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑटो मतलब खुद और ट्रॉफिक मतलब फूड। तो जो ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं उसमें पौधे आते हैं, एल्गी आते हैं, काई वगैरह, और कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, यूज इन ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल टू प्रिपेयर देयर ऑर्गेनिक फूड। तो ये क्या है बच्चे, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो ये इसका इतना जवाब हो जाएगा। दूसरा उसका पार्ट ये उसने पूछा है कि जो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी ऑर्गेनेली है वो जिम्मेदार है। तो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में दो किस्म के रिएक्शन होते हैं। तो लाइट रिएक्शन के लिए ऑर्गेनेली एक ही है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। तो आप लिख देंगे अकेला क्लोरोप्लास्ट भी लिख देंगे ऊपर वाला लिखकर, ये वाला लिखकर, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप या इसको थोड़ा सा और डिटेल से करना चाहें तो आपने लिखना है कि लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। तो इतना भी आप, यानी कि मेन चीज क्या है, क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। तो ये है बच्चे फोटोसिंथेसिस, ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस कौन से जानदार करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि जो 138 पेज नंबर है 138 उर्दू मीडियम के लिए, कि ऑटोट्रॉफिक जो है वो जैसे पौधे हैं, एल्गी है, बैक्टीरिया है, कि वो फोटोसिंथेसिस के अमल में इनऑर्गेनिक खाद्य माल को इस्तेमाल करके अपनी ऑर्गेनिक खुराक तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो जो कौन सी ऑर्गेनेली इसकी जो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, तो उसके लिए आप लिख दीजिएगा कि ये क्लोरोप्लास्ट इसकी जिम्मेदार है, यानी कि ये वाली, यानी कि जो लाइट रिएक्शन होंगे वो क्लोरोप्लास्ट की थाइलाकोइड में होंगे, ठीक है, और जो डार्क रिएक्शन होंगे वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होंगे। तो जो मेन ऑर्गेनेली है वो क्लोरोप्लास्ट ही है, उसके जब थाइलाकोइड है या उसकी स्ट्रोमा है वहां ये रिएक्शन होते हैं। बाद बच्चे 7वां सवाल है, स्टेट द मेन पर्पस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन का जो है वो बुनियादी मकसद बयान करें, ठीक है।
जो सेलुलर रेस्पिरेशन का पर्पज है उसकी डेफिनेशन ही है, ठीक है। तो पेज नंबर 124 है, 124 है इंग्लिश मीडियम वालों का। ऑर्गेनिजम्स गेट एनर्जी बाय ब्रेकिंग द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ द फूड। इनके जो ऑर्गेनिज्म है वो एनर्जी को किस तरह गेट करते हैं कि कार्बन के हाइड्रोजन के बॉन्ड जो फूड में होते हैं उसको तोड़ते हैं। इस पर्पज के लिए दे कैरी आउट द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड ऑफ द सेल। तो इसके लिए वो ऑक्सीडेशन करते हैं। दिस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन का मकसद क्या है कि ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड होती है इसमें, और कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड तोड़े जाते हैं और एनर्जी मिलती है। तो ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन, ये उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं जो पेज नंबर 142 है, 142 है, ये इसका लिखेंगे यहाँ तक, ठीक है। तो ये इसका जवाब हो जाएगा। ओके बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टेट द इक्वेशन इन वर्ड्स और सिंबल्स फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। उसने कहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन की आपने मसावात लिखनी है। आपकी किताब पर नहीं लिखी हुई बच्चे, मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इसको इसी तरह आपने इसके सामने लिख लेना है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन बच्चे उसने पूछा है, एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है ना, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए मसावात लिखें आप, तो ये वाली मसावात आपने लिखनी है। एरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है कि जो हमारी खुराक होती है, ठीक है, ये ग्लूकोज की मिसाल दी गई है C6H12O6। हम क्या करते हैं कि हम ऑक्सीजन जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं सांस के जरिए, और क्या उसके नतीजे में बनता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है जो कि हम सांस के जरिए बाहर निकाल देते हैं, पानी बन जाता है और एटीपी की सूरत में हमें एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। तो ये एनर्जी बन रही है, पानी बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो ये वाली मसावात आपने लिखनी है, सिर्फ ये मसावात है। उसके बाद है बच्चे क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के किरदार पर एक मुख्तसर नोट लिखें, ठीक है। तो ऑक्सीजन का क्या किरदार है एरोबिक रेस्पिरेशन पर। देखें बच्चे, आप पेज नंबर 124 पे आएंगे ना, 124 पे इंग्लिश मीडियम वाले, तो यहाँ पे इसका जवाब आपने लिखना शुरू करना है कि सेलुलर रेस्पिरेशन अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, हम उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। वेरी इजी। तो इसका फायदा क्या है, इट इज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद मैक्सिमम रिलीज ऑफ एनर्जी। तो इसका फायदा क्या होता है कि इससे जो खुराक है उसकी मुकम्मल ऑक्सीडेशन हो जाती है, यानी कि ग्लूकोज की। तो इसके हमें क्या मिलती है, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये आपने इसके बारे में लिख देना है। और इसके बारे में मजीद लिखना चाहिए उसने, क्योंकि नोट की सूरत में कहा है, अगर सिर्फ डेफिनेशन पूछी होती तो आपने छोटी सी लिखनी थी। तो आप इसमें बता दीजिएगा कि फर्स्ट फेज में क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, कि एक जो ग्लूकोज का मालिक्यूल है उसको, जो 6 कार्बन वाला होता है उसको 2 मालिक्यूल में, पायरुविक एसिड के 3-3 कार्बन वाले मालिक्यूल में तोड़ा जाता है। और सेकंड फेज में क्या होता है कि जो पायरुविक एसिड होता है उसकी मुकम्मल ऑक्सीडेशन करके जो सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वो तोड़ लिए जाते हैं, एंड ऑल एनर्जीज रिलीज। तो ये ऑक्सीजन का क्या है बच्चे, रोल है कि ऑक्सीजन की एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या अहमियत है। तो ये उर्दू मीडियम वाले बच्चे 142 पेज है बच्चे, 142 है, वहां पे इसका ये लिखेंगे कि जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है उसे हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये खुराक की मुकम्मल ऑक्सीडेशन में है जिसमें ज्यादा से ज्यादा तवानाई हासिल होती है। पहले मरहले में 6 कार्बन वाला ग्लूकोज 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड के 2 मालिक्यूल में तोड़ेंगे, और दूसरे मरहले में क्या कर लेंगे, इसके पायरुविक एसिड के तमाम बॉन्ड तोड़कर तमाम एनर्जी हम क्या है उससे हासिल कर लेंगे। बच्चे 10वां सवाल है, डिफाइन एन एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, एन एरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन की तारीफ लिखें। तो आपको पता है बच्चे, जो रेस्पिरेशन है ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो यहाँ से आपने इसका जवाब लिखना है, सेलुलर रेस्पिरेशन अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और एनारोबिक के बारे में आप लिखेंगे कि ये वाला एनारोबिक के बारे में आप ये वाला लिखेंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन दैट अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस और एब्सेंस का फर्क है, डेफिनेशन सेम ही है, ठीक है ना। तो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी वो एरोबिक होगी, और जो एब्सेंस में होगी, गैर मौजूदगी में होगी, वो एनारोबिक होगी। तो ऑक्सीजन की, ये उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे इतना बस, ठीक है।
और उसके बाद एनारोबिक का सिर्फ इतना। तो ये आपने सिर्फ इतना इतना लिखना है, ठीक है बच्चे। तो इसमें अगर आप ऐड भी करना चाहें तो कोई मुश्किल नहीं है, आप इसमें सिर्फ ये ऐड कर सकते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो एरोबिक है ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होती है और मैक्सिमम रिलीज ऑफ एनर्जी है। आप इसको यहाँ तक भी अगर एक्सप्लेन करना चाहें कि बोर्ड वाला खुश होकर आपको जो है वो मार्क्स दे, ठीक है। और जो एनारोबिक है आप उसमें कहेंगे कि ये क्या है, ग्लूकोज की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। अगर आप लिखना चाहें, नहीं लिखना चाहें तो ना लिखें, तो इसमें जो है वो लेस एनर्जी मिलती है हमें, ठीक है ना। तो ये उर्दू मीडियम वाले भी लिख सकते हैं कि ये खुराक की मुकम्मल ऑक्सीडेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा से ज़्यादा तवानाई हासिल होती है, यहाँ तक इसको ले आए। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इसमें ग्लूकोज की नामुकम्मल ऑक्सीडेशन होती है और कम से कम तवानाई मिलती है। तो आप यहाँ तक भी इसको लेकर आ सकते हैं। उसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर है 11, व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल एंड यीस्ट। एनिमल्स और यीस्ट में, जानदारों और यीस्ट में जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन के इख्तितामी प्रोडक्ट्स कौन से हैं, एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये बच्चे जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है आपको पता है कि इसको हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन अगर एनिमल्स में होगी तो एंड प्रोडक्ट क्या होगी, लैक्टिक एसिड होगा, अगर यीस्ट में होगी तो अल्कोहल होगा। इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फर्मेंटेशन का जो है जो टॉपिक है यहाँ पे आपको दिया गया है। तो उसने पूछा है कि यीस्ट में, देखें बच्चे जो यीस्ट का वाला बयान किया गया है उसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, जो एंड प्रोडक्ट बनेगी वो अल्कोहल बनेगी, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो जो एनिमल्स में है बच्चे, ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, जो एनिमल्स में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है उसकी एंड प्रोडक्ट बनेगी लैक्टिक एसिड। तो आपने इसका जवाब लिखना है इन एनिमल्स, ठीक है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज लैक्टिक एसिड एंड इन यीस्ट द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये उर्दू मीडियम वाले बच्चे ये लिख देंगे कि इथाइल अल्कोहल है बच्चे, ठीक है, एनिमल सॉरी यीस्ट में, और जो लैक्टिक एसिड है ये किस में है, ये उसमें है अपना एनिमल्स। बाद है बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ डू मसल रिस्पॉन्ड टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज। यानी कि जो मसल्स हैं वो किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं ऑक्सीजन की कमी को, डेफिशिएंसी मतलब कमी को किस तरह हैंडल करते हैं ड्यूरिंग इंटेंस, बहुत ज्यादा इंटेंस यानी कि बहुत ज्यादा कसरत जब आप करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वो मसल उसको किस तरह पूरा करते हैं, ठीक है। तो शदीद वर्जिश के दौरान ऑक्सीजन की कमी के जवाब में मसल क्या करते हैं। तो आपको पता है कि एक तो सांस लेने की रफ्तार बढ़ती है, तो दूसरा क्या होता है, लैक्टिक एसिड, जो मेन जवाब है इसका वो यही है कि वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे पेज नंबर 125 है, 125 पे आपका जवाब लिखा हुआ है कि व्हेन, जो इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन वाला टॉपिक है ना, व्हेन स्केलेटल मसल्स ऑफ ह्यूमंस वर्क हार्ड ड्यूरिंग एक्सरसाइज बट ऑक्सीजन सप्लाई इज नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल द डिमांड। उसने कहा कि जब स्केलेटल मसल इंसान के बड़ा काम करते हैं, हाई लेवल की एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा सफिशिएंट काफ़ी नहीं होती उस डिमांड को पूरा करने के लिए, तो स्केलेटल मसल क्या करते हैं, कैरी आउट एनारोबिक रेस्पिरेशन टू गेट एनर्जी। तो आप यहाँ पे लिख देंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन टू गेट एनर्जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। तो बच्चे आप यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन लिख कर ना लाजमी लिखिएगा इस तरह ब्रैकेट डालकर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है ना। तो लैक्टिक एसिड एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है उसकी कौन सी टाइप करते हैं, उसकी तो दो टाइप है ना, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है और एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन लाजमी लिखिएगा बच्चे, इससे इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। ना लिखेंगे तो नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो बोर्ड वाला है वो मुतासर होता है, वो आपके दूसरे सवालों में आपको मार्जिन देता है मिसाल के तौर पर, वो इतनी तवज्जो से चेक नहीं किए जाते। आपका ये फ़ायदा होता है जब आप चीज़ों को इस तरह एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, यानी कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो ये उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिख देंगे जब इंसान के स्केलेटल मसल में ऑक्सीजन की कमी होती है तो ऐसी सूरत में स्केलेटल मसल क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करते हैं और तवानाई हासिल करते हैं।
पेज नंबर 143 है 143। उसके बाद बेटा जी क्वेश्चन लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, लिस्ट वेज इन विच रेस्पिरेटरी एनर्जी इज यूज्ड इन बॉडी। यानी कि उसने कहा है कि जिसम में उन अफ़आल की फहरिस्त बनाएं जिसमें रेस्पिरेशन से तवानाई जो हासिल होती है वो इस्तेमाल होती है। तो बच्चे जो रेस्पिरेशन से एनर्जी हासिल होती है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, तो यहाँ पे ये लिखा गया है इसका जवाब। तकरीबन एंड वाले सफ़ात हैं आपके चैप्टर के कि यूज़ ऑफ रेस्पिरेटरी एनर्जी इन द बॉडी। ठीक है, तो ये किस तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन में इस्तेमाल होती है। आप इसमें से कोई 4-5 इस्तेमाल इसके लाजमी लिखिएगा। तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन में और मूवमेंट में मसल सुकड़ते हैं, एटीपी मिलती है तो वो काम करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है मादों की जिसके लिए एनर्जी एटीपी की सूरत में चाहिए होती है। बायोमॉलिक्यूल की सिंथेसिस के लिए, ठीक है, डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए, माइटोसिस के लिए, ठीक है ना, सेल की तकसीम के लिए एनर्जी चाहिए होती है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, जो नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन है, जो पैगाम हमारे नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं। कोई सुई भी चुभती है, कोई आग आपके जिस्म को छूती है तो फौरन दिमाग को पैगाम जाता है, आप पीछे हाथ उठाते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो वो नर्व इम्पल्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए होती है। बॉडी का टेम्परेचर है उसको बरकरार रखने के लिए सर्दी या गर्मी में एनर्जी चाहिए होती है। ब्रेक डाउन एंड एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन फ्रॉम बॉडी, जिस्म से जो जहरीले मादे हैं, ठीक है, उनको निकालने के लिए भी आपको रेस्पिरेशन से जो हासिल होने वाली एनर्जी है बच्चे वो चाहिए होती है। तो ये उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी ये वाला लिख देंगे। उसके बाद बच्चे है सेक्शन सी, राइट आंसर इन डिटेल। तो डिटेल में आपने जवाब देना। तो पहला है एक्सप्लेन एटीपी एज अ मॉलिक्यूल दैट इज चीफ एनर्जी करेंसी ऑफ ऑल सेल। तो एटीपी को एक मॉलिक्यूल के तौर पर बयान करें जो तमाम सेल्स की एनर्जी करेंसी है। ठीक है, तो एटीपी लेक्चर मौजूद है बच्चे, आप वहां से भी देख सकते हैं। यहाँ आपको एंड पे जो है वो पूरी इस चैप्टर की मैं ना तमाम जो सवालात हैं इस वीडियो के एंड पे जो आप जाएंगे तो आपको वीडियो के ऊपर ना एक प्ले लिस्ट शो हो जाएगी इस चैप्टर की, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे आप लाजमी देखिएगा। यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ मुख्तसर सा, लेकिन डिटेल में देखेंगे तो आपको वहां से चीज़ें पता चलेंगी जिसमें मैंने सारी चीज़ें क्लियर की हैं। तो बेटा जी ये है एटीपी सेल एनर्जी करेंसी, यानी कि सेल की एनर्जी करेंसी है। तो इसमें आपने ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के बारे में बताना है, ठीक है, और आपने इसका जो स्ट्रक्चर है वो ड्रा करना है और किस तरह एटीपी और एडीपी साइकिल वर्क करता है ये मैंने बड़े अच्छे तरीके से बताए हैं। ये सारे सवाल आप लाजमी देखिएगा बच्चे, ठीक है, और किस तरह जो है ये सारी चीज़ें वकूफ़ पजीर होती हैं आप इसको देखिएगा। किस तरह जो एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, यानी कि उसे एनर्जी ली जाती है, और किस तरह एनर्जी को शामिल करके एडीपी में दोबारा सॉरी जब एडीपी को मजीद तोड़ा जाता है एएमपी में, और इसी तरह एडीपी में भी हम जब एनर्जी स्टोर करनी होती है तो फास्फेट ऐड करके उसको दोबारा एटीपी में भी तब्दील कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ तक इसका जवाब आपने देना। तो ये उर्दू मीडियम वाले बच्चे यहाँ से इसका जवाब देंगे, ठीक है। तो आपने ये स्ट्रक्चर ड्रा करना है और इसकी जो 3 अक़साम है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, आपने यहाँ तक आपने इसका बता देना है। उसके बाद बच्चे दूसरा सवाल है, आउटलाइन द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अमाल का खाका बनाएं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से अमाल होते हैं। तो बच्चे ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का आपको आ सकता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की आपने सबसे पहले ये वाली डेफिनेशन लिखनी है, इक्वेशन भी लिखनी है, और उसके बाद बच्चे फोटोसिंथेसिस के आपने जो लिखने हैं, ये उर्दू मीडियम वाले बच्चे इस तरह इसकी डेफिनेशन लिखकर ये वाली और ये इक्वेशन लिखेंगे। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में बच्चे आप लिखेंगे, ठीक है। तो इसकी आपने बताना है कि एक लाइट रिएक्शन है और एक डार्क रिएक्शन है, ठीक है। तो ये लाइट रिएक्शन के बारे में आप लिखेंगे ये वाला, ठीक है ना। ये इतना बड़ा लॉन्ग नहीं पूछता आपसे, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन अलग अलग पूछे जाएंगे, ठीक है ना। मेरा नहीं ख्याल कि कभी इस तरह सवाल आया हो आपसे। अगर पूछा जाएगा तो लाइट रिएक्शन का मैकेनिज्म बयान करें, और फिर इस तरह ये लाइट रिएक्शन का आपने मैकेनिज्म लिख देना, ये उर्दू मीडियम वालों ने, और ये इंग्लिश मीडियम वालों ने ये वाले जो जी स्कीम है सारी, इस तरह का जी स्ट्रक्चर है, ये आपने ड्रा करना है। और उसके बाद बच्चे ये आपने ड्रा करना है, ठीक है, उर्दू मीडियम वालों ने। और ये डार्क रिएक्शन के बारे में आपने लिख देना है। तो ये बच्चे ये अलग अलग आएगा, ठीक है ना। ये मैं सवाल टोटली बता रहा हूँ आपको कि उसने जो पूछा है, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह पूछता है, लेकिन ये सवाल हमेशा अलग अलग आते हैं। तो इससे आपने परेशान नहीं होना कि कितना जो है वो लंबा सवाल दे दिया गया है।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अ नोट ऑन द इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बच्चे ये वाला जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जिसमें मिल जाने पर नोट लिखें पौधों में। बच्चे ये प्लांट फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, यहाँ ये सवाल मौजूद नहीं है, ठीक है ना, ये शायद मिस्टेकनली उन्होंने ऐड कर दिया है यहाँ पे। चौथा, एक्सप्लेन दी, एक्चुअली अभी ये 3 होगा, ठीक है। एक्सप्लेन दी टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की इकसाम और उसकी अहमियत की वजाहत करनी है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको पता है कि क्या आता है, फर्मेंटेशन आती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और जो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आती है और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आती है। तो उसने यही पूछा है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन की इकसाम और अहमियत की वजाहत करें, ठीक है। यानी कि फर्मेंटेशन की आपने वजाहत करनी है। ये देखें बच्चे, एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके बारे में ये यहाँ से लिखेंगे, जो कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है। तो सबसे पहले बिल्कुल ग्लाइकोलिसिस होगी, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन, तो पायरुविक एसिड बनेगा। फिर पायरुविक एसिड को 2 तरीकों से डील किया जा सकता है, या तो उसको जो है इथाइल अल्कोहल में बदल देंगे तो वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी जो कि यीस्ट और बैक्टीरिया करवाएंगे, या फिर उसको मसल्स वगैरह में इंसानों के, जानवरों के, उसको लैक्टिक एसिड में बदल दिया जाएगा पायरुविक एसिड को, तो इसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोल देंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका जवाब, ये वाला लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है जी। या ये वाला, ठीक है। ये आपने एनरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि फर्मेंटेशन, यहाँ से इसका जवाब लिखना है उर्दू मीडियम वालों ने, और इंग्लिश मीडियम वालों ने यहाँ से, ठीक है जी। तो उसके बाद बच्चे आपने यानी कि यहाँ तक, उसके बाद इसकी अहमियत लिखनी है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो ये उसकी अहमियत है, यानी कि फर्मेंटेशन को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन ही बोलते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन पूछ ले या फर्मेंटेशन पूछ ले, एक ही बात है, ठीक है। तो ये 125 पेज नंबर पे मौजूद है आपका। तो आपने ये लिखना है, जब शुरू ज़मीन में जो ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी तो तब ये फर्मेंटेशन होती थी, ठीक है। तो तब इसकी मदद थी। स्केलेटल मसल में इसका क्या किरदार है जब ऑक्सीजन की कमी होती है। फंजाई और बैक्टीरिया से बहुत सारी यूजफुल इंडस्ट्री की और बेकिंग इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट्स हैं, शराब वगैरह, ये बना ली गई हैं, ठीक है। तो ये फर्मेंटेशन की अहमियत, आप ये 143 है उर्दू मीडियम वालों का पेज नंबर, तो ये आप यहाँ तक इसको लिखेंगे, ठीक है जी। बाद बच्चे ये सवाल है, आउटलाइन द मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म का खाका बनाएं, ठीक है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। बच्चे यहाँ पे जब आप आएंगे कि मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन है, तो यहाँ पे बच्चे सेलुलर रेस्पिरेशन तो 2 किस्म की होती है, एरोबिक और एनरोबिक। तो यहाँ पे एरोबिक का बयान किया गया है, तो ये मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। आल्दो इसके जो फर्स्ट स्टेप है उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती ग्लाइकोलिसिस में, लेकिन आप इसको लिखेंगे क्योंकि आपने वो सारा एक बयान करना है, ठीक है। तो इसमें आपने ग्लाइकोलिसिस को भी बयान करना है कि ग्लूकोज का मालिक्यूल है, ये आपने स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर मतलब कि ये वाला आपने जो इसकी समरी है ग्लाइकोलिसिस की, आपने ये लिखनी है। ग्लूकोज का मालिक्यूल है वो पायरुविक एसिड के 3-3 मालिक्यूल में टूट जाएगा, इसके 6 थे, ठीक है। तो ये 3-3 के 2 में टूट गया, ठीक है। तो ये पहला स्टेप हो जाएगा। इसी तरह ये उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म, ठीक है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म, ठीक है, इंस्टेड। तो ये ग्लाइकोलिसिस के बारे में यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है जी। तो जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है पायरुविक एसिड में टूट गया, ये पहला स्टेप है। आपको पता है कि दूसरा स्टेप इसका क्रैब्स साइकिल है, ठीक है। फिर आप क्रैब्स साइकिल के बारे में लिखेंगे। एक्चुअली बच्चे ये भी सवाल इस तरह नहीं आता, ठीक है। तो ये आपको क्रैब्स साइकिल अलग पूछेंगे या ग्लाइकोलिसिस के बारे में अलग पूछा जाता है, और आपको से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में अलग से पूछा जाता है, या क्रैब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मिलाकर पूछ लेंगे। तो इतना लंबा सवाल नहीं पूछेंगे कि ग्लाइकोलिसिस भी लिखना पड़े, क्रैब्स साइकिल भी लिखना पड़े, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी लिखना पड़े, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप क्रैब्स साइकिल को इस तरह बयान करेंगे कि पायरुविक एसिड जब आता है तो उसको क्रैब्स साइकिल में इंटर होने से पहले उसको एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदला जाता है, और फिर वहां पे क्या है, ये एनर्जी रिच जो मॉलिक्यूल हैं FADH2 और NAD बनते हैं। बच्चे ये बड़े डिटेल से लेक्चर मौजूद हैं, अगर मैं यहाँ पे लेक्चर दोबारा से देना शुरू कर दूंगा तो ये वीडियो 3-4 घंटे पे जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंड पे प्ले लिस्ट शो हो जाएगी, अभी वीडियो जब एंड होगी तो आप वहां से जो लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म है वो मैंने 25 मिनट का लेक्चर है, उसमें ये तीनों चीजें हैं वो बड़ी वजाहत के साथ बयान की हैं। ग्लाइकोलिसिस भी,
क्रैब साइकिल भी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो दूसरे नंबर पे बच्चे ये आप क्रैब साइकिल लिखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद ये आप इसका स्ट्रक्चर, जारी बात है, ये साइकिल ड्रा करेंगे। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसके बारे में पूछा जाए तो आप, यानी कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन में ही है, ठीक है। तो जो पिछले जो स्टेप्स हैं उनमें NAD और FADH ये एनर्जी के जो पैकेट्स बने थे, इनसे अब क्या है, जो फुली है वो एनर्जी ATP की सूरत में हासिल कर ली जाएगी, ठीक है ना, FADH2 से NAD, और इनको इनकी इस शक्ल में वापस बदल दिया जाएगा। तो ये बच्चे है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तीसरा मरहला, ठीक है। पहला मरहला ग्लाइकोलिसिस, दूसरा क्रैब साइकिल, और तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। तो ये इसका जवाब होगा, लेकिन ये सवाल अलग-अलग पूछे जाएंगे। उसके बाद बच्चे छठा सवाल है, कंपेयर द प्रोसेसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, यानी कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का मुआवजा करना है आपने। देखें बच्चे ये जो एंड वाले हैं ना चार्ट, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ये वहां से दिया गया है, ठीक है ना। तो ये देखें डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो इसी तरह आप चार्ट भी बना सकते हैं, आप वर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे खसूसियत बयान करनी है मार्कर से हेडिंग देखकर, इस टेबल में फोटोसिंथेसिस लिख देना है, इसमें आपने रेस्पिरेशन। तो मेटाबॉलिज्म की कौन सी किस्म आएगी, ये एनाबॉलिक है, इसमें मादे बनाए जाते हैं, फोटोसिंथेसिस में जाहिर बात है खुराक तैयार की जाती है। रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक है, इसमें खुराक जो है वो ग्लूकोज है वो तोड़कर एनर्जी ATP की सूरत में हासिल की जाती है। दूसरा बच्चे खसूसियत आप यहाँ पे लिखेंगे, ये इसी तरह ये उर्दू मीडियम के बच्चे भी फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में यहाँ पे खसूसियत लिखेंगे, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस लिख देंगे, यहाँ पे रेस्पिरेशन लिख देंगे। तो मेटाबॉलिज्म की किस्म है ये एनाबॉलिज्म में बनाए जाते हैं मादे, कैटाबॉलिज्म में तोड़े जाते हैं। फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिज्म है, कैटा जो रेस्पिरेशन है वो कैटाबॉलिज्म है। इस तरह बाकी सारे एनर्जी इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन क्या है, एनर्जी स्टोर की जाती है फोटोसिंथेसिस में, जाहिर बात है, और इसमें क्या है, एनर्जी तोड़ी जाती है रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में एनर्जी ATP में तब्दील किया जाता है तोड़कर, ठीक है। तीसरा फर्क लिखेंगे कि ऑर्गेनिज्म कौन कौन से इसको करते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म कैपेबल हैं इस काम को करने के लिए। तो कुछ बैक्टीरिया हैं, एल्जी हैं और तमाम पौधे हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं जिन्हें ऑटोट्रॉफ कहते हैं। रेस्पिरेशन तो तमाम में होगी, जाहिर बात है कि सबको एनर्जी चाहिए होगी, तो सभी ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी हासिल करते हैं, ठीक है। तो करने वाले जानदार कौन से हैं, फोटोसिंथेसिस तो बैक्टीरिया, एल्गी और पौधे करते हैं, और रेस्पिरेशन तमाम जानदार करते हैं। साइट ऑफ अक्रंस क्या है, फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, इनकी अक्रंस मतलब कि कहाँ होती है, अक्रंस होना साइट इलाका जगह, किस जगह होती है। तो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है, इन ग्रीन पार्ट्स ओनली। पौधे का जो क्लोरोप्लास्ट है वहां होती है, और जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होगी रेस्पिरेशन की, जो एक पे फेज है, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होंगे, आपको पता है कि क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होंगे, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होगी, फोटोसिंथेसिस, और रेस्पिरेशन कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे। उसके बाद बच्चे टाइम ऑफ अकरेंस, देखिए आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो दिन के वक्त होगी, ठीक है ना, क्योंकि सूरज दिन के वक्त ही होता है। तो इन डे टाइम ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सनलाइट की मौजूदगी में दिन के वक्त होगी। जो रेस्पिरेशन है वो ऑल द टाइम होगी। एनर्जी हर वक्त ही चाहिए होती है आपको, सोएंगे भी तो एनर्जी की जरूरत होगी, ठीक है ना। सोते भी सांस लेते हैं, दिल धड़कता है, फेफड़े भी काम करते हैं, किडनी भी काम करते हैं, सब चीजें काम करती हैं, तो फिर एनर्जी भी चाहिए होगी। तो वकूफ पजीर होने का वक्त जो फोटोसिंथेसिस का है वो सिर्फ दिन के वक्त होती है, बाकी रेस्पिरेशन तमाम टाइम होती है। ये इतना सा सवाल है, ये 4 नंबर का भी आ जाता है, 5 नंबर का भी आ जाता है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दरमियान फर्क बयान करें, तो ये आपने करना है। तो इसी तरह बच्चे एक और भी है सवाल इंपॉर्टेंट है, जो मैंने लेक्चर डिलीवर नहीं किया, आप कर लीजिएगा, कि डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या फर्क है, इसको हमने लेक्चर में तो पढ़ा हुआ है, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, उसका मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है। एनारोबिक का लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पढ़ी है, अल्कोहलिक पढ़ी है, और एरोबिक का ग्लाइकोलिसिस में हमने और क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी है। लेकिन यहाँ पे टैब्यूलर फॉर्म में मैंने नहीं करवाया, तो आप यहाँ से इसको लाजमी कीजिएगा, ठीक है। ये इसी तरह आपने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है एक साइड पे, और इधर एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन लिखना है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये लाजमी कीजिएगा, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बहुत ईजी है, तो आप कर लीजिएगा।
ये हमारे जो हैं वो सारे कंप्लीट हो गए हैं बच्चे। एक हमारे जो रह गया है वो तहकीकी सवाल है, इंक्विजिटिव क्वेश्चंस हैं। हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी इनेबल टू स्टोर रिलीज एनर्जी एफिशिएंटली, यानी कि एटीपी का स्ट्रक्चर वो उसको किस तरह इस काबिल बनाता है कि वो उस एनर्जी को स्टोर भी कर ले और रिलीज भी कर ले एफिशिएंटली, यानी कि एटीपी की साख्त किस तरह एनर्जी स्टोर और खारिज करने के काबिल बनाती है। बच्चे इसमें मेरा लेक्चर मौजूद है एटीपी सेल एनर्जी करेंसी, ठीक है ना। अभी प्ले लिस्ट आपको शो होगी यहाँ पे एंड स्क्रीन पे, तो आप वो देखिएगा उस पर क्लिक करके। तो यहाँ पे आप देखेंगे एटीपी सेल एनर्जी करेंसी है ना। तो किस तरह एटीपी देखें बच्चे, ये एटीपी उसने कहा है कि किस तरह इसकी जो साख्त है वो एनर्जी को स्टोर भी करती है और जो है वक्त पड़ने पर एनर्जी को रिलीज भी करती है। तो यहाँ पे देखें बच्चे, जो मेन चीज है ना, इसके जो फास्फेट बॉन्ड है ना, ये एनर्जी बॉन्ड है, ये हाई एनर्जी बॉन्ड है, ठीक है जी। तो ये राइबोज शुगर होती है, उसकी एक साइड पे तो एडेनिन लगी होती है नाइट्रोजनस बेस, और एक साइड पे लगे होते हैं बच्चे फास्फेट के ग्रुप। जब ये फास्फेट के ये वाले बॉन्ड टूटते हैं ना बच्चे, पीपी बॉन्ड्स, तो ये हाई एनर्जी जो होते हैं ये एनर्जी को खारिज करते हैं। और इसी तरह जब ये आपस में मिलते हैं, ठीक है, जब एक बॉन्ड होगा तो इसको एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कहेंगे, जब एक और बॉन्ड मिल जाएगा तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कहेंगे। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट की एनर्जी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट से ज्यादा है। जब एक और बॉन्ड आकर जुड़ेगा तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि 3 फास्फेट होंगे तो ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी एनर्जी मोनोफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट दोनों से ज्यादा है। तो इस तरह क्या है, एटीपी जो है वो एनर्जी को स्टोर करती है, और जब इसी तरह ये बॉन्ड टूटेंगे फास्फेट फास्फेट बॉन्ड, तो फिर क्या है, एनर्जी मिलेगी भी, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, फास्फेट बॉन्ड है। तो ये था बच्चे आपका कुल लेक्चर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को एंड तक देखा। और उसके अलावा का कोई भी बच्चे क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह वहाँ पे। चैनल को बच्चे लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दिया करें। और इस तरह आपके जो है वो फीडबैक, आपके जो जो फीड है यूट्यूब का, वहाँ पे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। चलें बच्चे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।